ओके जी, वी स्टार्ट अगेन। हम बात कर रहे थे कैश फ्लो स्टेटमेंट इनडायरेक्ट मेथड से हम बनाने लगे हैं। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हमारा पहला स्टेप है। सो नेट इनकम हमारी कितनी है? हमने कहा था इनकम स्टेटमेंट से दो हेड्स हमें चाहिए, एक नेट इनकम और दूसरा डेप्रिसिएशन। सो नेट इनकम हमारी कितनी है जी? वो है 20,000 और डेप्रिसिएशन है हमारी 10,000। हम वापस आते हैं, अब इनको हमने रिकॉर्ड कैसे करना है। सो पहला एलिमेंट हमारे पास ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का था नेट इनकम विच इज़ 20,000, वो हम एज इट इज़ लिख लेंगे। और फिर डेप्रिसिएशन है 10,000 का। रिकॉल करें, वहाँ पे डेप्रिसिएशन माइनस हो रही है क्योंकि वो एक्सपेंस है और एक्सपेंस जो है वो वहाँ पे माइनस होना चाहिए। लेकिन चूंकि डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, इससे हमारा एक्चुअल आउटफ्लो ऑफ कैश तो नहीं होता ना। सो हम यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हुए हम उसको ऐड बैक कर लेते हैं, तो हमारे पास नेट इनकम और डेप्रिसिएशन दोनों यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं वर्चुअल साइंस जो है वो यहाँ पे डिपिक्ट कर देता हूँ। तो ये दो जो एलिमेंट हैं ये हमारे इनकम स्टेटमेंट के ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट बन गया। ठीक। सो अब अगले जो एलिमेंट हैं इसका मतलब है वो बैलेंस शीट से आएंगे। अब इनकम स्टेटमेंट से तो जो लेना था हमने वो हमने हेड्स उठा ली। तो अब हमें बैलेंस शीट के हेड्स चाहिए। तो बैलेंस शीट के हेड्स में अगर आप चलें तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आपने कहा था तीन चीज़ें आती हैं। एक इनकम स्टेटमेंट, वो हमने लिख लिया। दूसरा करंट एसेट्स और तीसरा करंट लायबिलिटीज। तो हम चलते हैं जी बैलेंस शीट की तरफ। तो बैलेंस शीट में हमारे पास करंट एसेट्स हैं कैश, अकाउंट्स रिसीवेबल और इन्वेंट्री। सो कैश का इफेक्ट ही तो फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इसलिए कैश को हम यहाँ पे फिलहाल ट्रीट नहीं करेंगे। इसका मतलब है करंट एसेट्स में बाकी बच गया अकाउंट रिसीवेबल और इन्वेंट्री। तो अकाउंट रिसीवेबल और इन्वेंट्री को हम यहाँ पे लिखेंगे। तो पहला है अकाउंट रिसीवेबल, दूसरा है इन्वेंट्री। अब हम चलते हैं इनमें जो वैल्यू चेंज है वो फाइंड आउट करते हैं। सो वैल्यू चेंज क्या था? एंडिंग माइनस बिगनिंग। सो एंडिंग माइनस बिगनिंग ज़रा रिकॉल करें। एंडिंग वैल्यू है 10,000, बिगनिंग है 15,000। सो 10,000 माइनस 15,000। सो मेरा जो नेट रिजल्ट आ रहा है वो क्या है? माइनस 5,000। ऐसी है 10,000 माइनस 15,000, नेट रिजल्ट इज माइनस 5,000। ठीक, तो ये नेगेटिव चेंज है। दूसरी की बात करें अगर हम, तो इन्वेंट्री बेसिकली हमारे पास है 40,000 माइनस 30,000। सो चेंज क्या है हमारे पास? पॉजिटिव है, यानी दो तरह का हमारे पास अब यहाँ पे चेंज आया, माइनस 5,000 और प्लस 10,000। अकाउंट रिसीवेबल का माइनस 5,000। तो रिकॉल करें हमने इनके लिए रूल क्या रखा हुआ है? नेगेटिव चेंज। तो हमारे पास ये नेगेटिव चेंज है। नेगेटिव चेंज मीन्स कैश इनफ्लो। ठीक। सो माइनस 5,000 इज बेसिकली प्लस 5,000। ठीक है। और जो प्लस 10,000 है, रिकॉल करें यहाँ पे लिखा हुआ है पॉजिटिव चेंज मीन्स कैश आउटफ्लो। सो आउटफ्लो इज बेसिकली नेगेटिव साइन, और वो 10,000 इस तरह से आपको नेगेटिव साइन के साथ आप शो करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अकाउंट रिसीवेबल बेसिकली हमारे पास क्या था? नेगेटिव चेंज था, यानी कमी हुई थी। उसमें कमी क्यों हुई थी? कि अकाउंट रिसीवेबल में जो पैसे थे वो 5,000 वो बेसिकली हमें रिसीव हो गए। तो नेगेटिव चेंज इज बेसिकली कैश इनफ्लो। सो जो रिसीव हुआ, रिसीव होने का मतलब ये है कि वो तो बेसिकली प्लस साइड। और इन्वेंट्री में इंक्रीज आया है, 30,000 से 40,000 हो गई, बढ़ गई है। तो इसका मतलब है वो इन्वेंट्री खरीदी है हमने। खरीदने का मतलब है कि कैश आउटफ्लो। सो हमारा इन्वेंट्री नेगेटिव साइन के साथ, इस वजह से हमने इसको ब्रैकेट में लिखा। ठीक। तो ये दोनों आपके करंट एसेट्स में से एलिमेंट्स हैं। ठीक है। फिर आपके दो और एलिमेंट्स आएंगे करंट लायबिलिटीज में, और वो कौन कौन से हैं?
यहाँ तक मुझे याद है, एक है अकाउंट पेबल और दूसरा है नोट पेबल। अब चलते हैं उनमें चेंज हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। सो हमारे पास दो एलिमेंट्स थे, अकाउंट पेबल और फिर था नोट पेबल। सो रिकॉल करें, ये एंडिंग है 35,000 मनफी 20,000, तो आंसर क्या आएगा? प्लस 15,000। और ये 20,000 मनफी 30,000, तो आंसर क्या आएगा? माइनस 10। सो अकाउंट पेबल में 15,000 प्लस है और नोट पेबल में माइनस 10,000। सो रिकॉल करें हम बेसिकली इनके लिए कर क्या रहे हैं। सो इनमें अगर आप रिकॉल करें तो हमने रूल बनाया था, पॉजिटिव चेंज मीन्स कैश इनफ्लो और नेगेटिव चेंज मीन्स कैश आउटफ्लो, यानी जो वहाँ के उनके साइन हैं वही साइन यहाँ पे आ जाएंगे। सो वो हमारे कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज के साइन हो जाएंगे। सो हमारे पास था अकाउंट पेबल प्लस 15,000, ठीक है, और नोट पेबल कितना है हमारा? माइनस 10। तो इसको हम ब्रैकेट में लिख लेंगे। दिस मीन्स प्लस, माइनस मीन्स माइनस। सो करंट लाइबिलिटीज में, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में, ओनर्स इक्विटी में ये हमारे पास गोल्डन रूल है, प्लस मीन्स प्लस, माइनस मीन्स माइनस। और जबकि एसेट्स में हमारे पास ये था कि प्लस मीन्स माइनस और माइनस मीन्स प्लस, अपोजिट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास सारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हो गई जी। सो अब इसका मतलब ये है कि हमें एक ग्रैंड टोटल चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि ओवरऑल कैश प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड कब होगा? जब नेट आंसर हमारे पास पॉजिटिव आए, और ये यूज भी हो सकता है अगर नेट आंसर मेरे पास नेगेटिव आए, बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो इन सब का सम जो है, ये जो है इन सब का, वो आप यहाँ पे मेंशन कर लें। तो अब इन सब का सम देखिएगा, 20,000, 30,000 और ये 35,000 हो गया। 35,000 में से 10,000 गया तो 25,000, जमा 15,000 करेंगे तो 40,000 और मनफी 10,000 करेंगे तो हमारे पास नेट आंसर आया है 30,000 प्लस में। तो हमारा आंसर प्रोवाइडेड का है, ठीक है, यूज्ड नहीं होगा। हमारे पास आंसर आ रहा है पॉजिटिव, ठीक। सो ये आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इस तरह से आप इसको कंक्लूड करेंगे। दूसरी हेडिंग है आपकी कैश प्रोवाइडेड बाय, क्या था? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो ये आपका दूसरा मेजर हेड है, प्रोवाइडेड बाय इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। रिकॉल करें, इसमें हमने कहा था कि सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स आएंगे, सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स है, ठीक है। सो आपके पास फिक्स्ड एसेट्स कौन कौन से हैं यहाँ पे? अगर आप अपने डाटा को देखें, सो फिक्स्ड एसेट्स हैं आपके पास लैंड, बिल्डिंग और मशीनरी, ठीक। तो आप ये कह सकते हैं कि आपके पास पहली हेडिंग है, सभी पहली हेडिंग है लैंड, बिल्डिंग, तीसरी हेडिंग है मशीन। तो तीन मेजर एसेट्स हैं, लॉन्ग टर्म एसेट्स या फिक्स्ड एसेट्स, जिनमें आपने इन्वेस्ट किया या उनमें उनको बेच के आपने पैसे कमाए हैं। सो इनका बिहेवियर रिकॉल करें, एसेट्स का बिहेवियर अपोजिट था। पॉजिटिव चेंज का मतलब आउटफ्लो, नेगेटिव चेंज का मतलब इनफ्लो। सो अब हम पहले इनकी चेंज फाइंड आउट कर लें जी, इन तीनों की। तो ये तीन एसेट्स हैं हमारे पास, लैंड, बिल्डिंग और मशीन, ठीक है। सो अब इनमें चेंज किया है, 2 लाख मंथली 1.5 लाख इज प्लस 50,000, 2.5 लाख मंथली 2 लाख, so once again plus 50,000, 2.5 लाख मंथली 3 लाख, मतलब मंथली 50,000। सो हमारे पास
मशीनरी में नेगेटिव है, बाकी दोनों पॉजिटिव है। और पॉजिटिव का मतलब क्या है? पॉजिटिव चेंज इज आउटफ्लो, ठीक, और नेगेटिव चेंज इज बेसिकली इनफ्लो। इसका मतलब ये है कि ये जो है 50,000 ब्रैकेट में लिखने वाला है, ये 50,000 भी ब्रैकेट में लिखने वाला है, और मशीनरी का बेसिकली आपका पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसको फिर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन है, और ये पॉजिटिव साइन। सो आपके फिक्स एसेट्स तीनों जो है वो आपके रिजॉल्व हो गए, ठीक। तो तीनों रिजॉल्व होने का मतलब ये है कि अब आप ओवरऑल कैश इनका लिख सकते हैं, और इसका आंसर नेगेटिव आ रहा है, सही है ना? 50,000 मनफी 50,000, तो ये मनफी 1 लाख हो गया, और जमा 50,000 करेंगे तो आंसर -50,000। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, कैश यूज्ड बाय कौन सी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, प्रोवाइडेड नहीं लिखना। तो इसका बैलेंस हमने लिखा है तकरीबन यहाँ पे, और ये आएगा 50,000, और वो माइनस में नेगेटिव साइन। ठीक है जी, दो तरह की एक्टिविटीज़ आपकी हो गई हैं। तीसरी और आखिरी एक्टिविटी है कैश। हमारे पास कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ था, कैश फ्रॉम होना चाहिए था, यहाँ पे हमने प्रोवाइडेड लिखा है, गलत बात है। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ था, और तीसरी हमारे पास एक्टिविटी है कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ठीक है जी। सो ये तीसरी मेजर हेडिंग है, और इस तीसरी मेजर हेडिंग में रिकॉल करें, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हमारे पास आते थे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ और ओनर इक्विटी। तो हमारे पास अब तीन मेजर हेड बच गए हैं, लोन्स, बॉन्ड्स एंड इक्विटी। बाकी सारे हेड्स हमने अकाउंट फॉर कर दिए हैं। सो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में इसका मतलब हमारे पास आ रहे हैं लोन्स, बॉन्ड्स और ओनर्स इक्विटी। ठीक है, तीन मेजर हेड्स। तो इसको हमने कहा था कि इसमें हमारे पास लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ और ओनर्स इक्विटी के हेड्स आते हैं। सो अब रिकॉल करें, लोन्स, बॉन्ड्स और ओनर इक्विटी में हमने बेसिकली चेंज फाइंड आउट करना है तीनों में। सो ये हेड्स हैं, लोन्स, बॉन्ड्स एंड ओनर्स इक्विटी। सो इसका 165 माइनस 150, तो ये 15,000 का प्लस का चेंज है। 325 मनफी 3 लाख, तो ये 25,000 प्लस का चेंज है। 230 और 2 लाख, तो ये 30,000 प्लस का चेंज। और ये तीनों पॉजिटिव हैं, तीनों में इंक्रीज हुआ है। लाइबिलिटीज़ और ओवर इक्विटी में इंक्रीज मींस पॉजिटिव, चेंज मींस कैश इनफ्लो। इसका मतलब है चुप करके आप ये वैल्यूज लिख देंगे और उनके साथ यही साइन आ जाए। सो 15, 25 और 30,000। 15,000, 25,000 और 30,000। ठीक, तो ये तीनों आपके आ गए, और ये इनके साइन ऑब्वियसली पॉजिटिव होंगे। ये तीनों आपने रिकॉर्ड कर लिए, तो अब आप चूँकि इसका नेट रिजल्ट आपको पता है पॉजिटिव आना है, तो आप लिख सकते हैं कैश प्रोवाइडेड बाय कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जी? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। और इनका टोटल सम कितना आ रहा है? 15, 25, 40, 70,000। तो 70,000 आपका
जाए। तो ये जब आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कर लिया रिकॉर्ड सारा, फिर आपने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ कर लिया, फिर आपने फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ कर लिया, सब आप इनका ओवरऑल एक कह सकते हैं कि ओवरऑल कैश प्रोवाइडेड, क्योंकि मुझे पता है कि आंसर पॉजिटिव आ रहा है, प्रोवाइडेड आंसर आएगा हमारे पास। अगर नेगेटिव में आंसर आ रहा होता तो मैं कैश यूज्ड कह सकता, प्रोवाइडेड बाय बिजनेस कह लें आप, या ऑल एक्टिविटीज़ भी लोग लिखते हैं, उससे कोई फर्क नहीं। ठीक, तो अब मेरे पास आंसर आ रहा है 70,000 माइनस 50,000, तो आंसर आएगा 20,000, 20,000 प्लस 30,000, तो ये मेरे पास आंसर आएगा, नेट आंसर आने वाला है 50,000। तो ओवरऑल कैश प्रोवाइडेड बाय बिजनेस एक्टिविटीज़ आ गया। इसमें आप प्लस करेंगे, ठीक है, प्लस क्या करोगे आप, हमेशा बिगिनिंग कैश इसमें ऐड करोगे। बिगिनिंग कैश कितना था हमारा, ठीक, बिगिनिंग कैश रिकॉल करें, आपकी बैलेंस शीट में हमने कैश को छोड़ा था। तो अब इन दो एलिमेंट्स को यूज करने की बारी आ गई। कैश के 50,000, सॉरी 5,000, और एंडिंग है कि 25,000। सो इसका मतलब यह है कि आपका जो बिगिनिंग कैश है वो 5,000 है, सो बिगिनिंग कैश है आपका 5,000। तो इसका मतलब ये है कि इससे आपको क्या मिलेगा, एक्सपेक्टेड एंडिंग कैश क्या होना चाहिए आपको, वो होना चाहिए 55,000। लेकिन आप इसमें से एक्चुअल एंडिंग कैश निकाल सकते हैं, वो आपको पता है ना, अभी आप देख के आए हैं आंसर कितना था, 25,000। सवाल ये है कि ये 30,000 कहाँ गया, अच्छी है ना, बिगिनिंग सॉरी एंडिंग कैश आपका 25,000 था, कहाँ गया, ये आ गया, ये देखिए, ठीक है, एंडिंग कैश आपका 25,000, इसका मतलब है 30,000 का गैप है, 30,000 कहाँ गया होगा। सो आपको ये बेसिकली अमाउंट पता चल जाती है टू मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, ये आपने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते, ठीक है। सो ये मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, इसका मतलब ये है कि अगली दफ़ा आपका जो बैलेंस शीट होगी उसमें कैश के नीचे कैश 25,000 तो लिखा होगा, उसके नीचे जो अगला हेड होगा वो मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ होगा, जिसके नीचे 30,000 होगा। ये दोनों मिलके 55,000 बनने चाहिए, और वो बन रहा है, ठीक है। सो ये आपने यहाँ तक ही आपका जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, ये तो सिर्फ समझाने के लिए था, आपका जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो यहाँ तक एंड हो जाता है। जी, यहाँ तक कोई क्यूरी प्लीज। सर ये जो ओवरऑल कैश प्रोवाइडेड बाय बिजनेस है, ये 50,000 कैसे आया? बेटा ये इसको ना ज़रा गौर से देखना, ये कैश प्रोवाइडेड बाय फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ ओवरऑल कितना आंसर आ रहा है, 70,000। ये कैश यूज्ड बाय इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ कितना है, मनफी 50,000। 70,000 मनफी 50,000 कितना है, 20,000, ठीक है। और ये तीसरा बड़ा एलिमेंट था आपका कैश प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, पॉजिटिव था ना 30,000। सो 20,000 जमा 30,000, देखो मैंने 50,000 ही लिखा है ना। जी सर आ गई सर 50,000। जी, और कोई क्यूरी किसी को?
अच्छा जी, ये तो था डायरेक्ट मेथड, सॉरी इनडायरेक्ट मेथड। सो इनडायरेक्ट मेथड में हमने लिखा था कि हम स्टार्ट करेंगे नेट इनकम से। अब डायरेक्ट मेथड में अगर मुझे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी हो 2020 की, तो मैं क्या करूँगा? सो डायरेक्ट मेथड में भाई मैंने कुछ नहीं करना। इनकम स्टेटमेंट मैंने कहा था पूरी की पूरी क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। तो डायरेक्ट मेथड वाले कहते हैं कि आप इनकम स्टेटमेंट से शुरू करें ना। इनकम स्टेटमेंट में सेल्स जो थी वो आपकी 1 लाख की, तो पूरी इनकम स्टेटमेंट लिखें। उसमें से आपने सीजीएस माइनस की थी 40,000 की, तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आया था कितना, 60,000 का। उसमें से आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस किए थे, उसमें से आपने डेप्रिसिएशन माइनस की थी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मुझे याद है 10,000 था। तो ये करके आपके पास EBIT आया था। तो मेरे ख्याल में ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी 10,000 था या 20,000 था। वापस चलते हैं, ऑपरेटिंग 10,000 था जी, 10,000 चलो ये सारा हमने रिकॉल कर लिया। तो अब हम ये पूरी इनकम स्टेटमेंट यहाँ रीप्रिंट कर देते हैं। तो 10,000 ये माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आता है 40,000। ठीक है, इसमें से इंटरेस्ट माइनस करें जी, वो कहते हैं 10,000। तो आपके पास अर्निंग बिफोर टैक्स आ जाता है 30,000 का। और इसमें से टैक्स माइनस करें 10,000 का, तो आपके पास नेट इनकम आ जाती है 20,000। ठीक। सो डायरेक्ट मेथड वाले कहते हैं कि यार ये पूरी इनकम स्टेटमेंट आनी चाहिए, आपको सिर्फ नेट इनकम से शुरू नहीं करना चाहिए, आप सेल से शुरू करें। नेट इनकम में फिर वही सारा काम आप दोबारा करते हैं। वो कह रहे हैं कि डेप्रिसिएशन ऐड कर दें आप। ये कितना आएगा, 10,000। फिर अगला जो आइटम्स थे आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, रिकॉल करें। अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री, अकाउंट पेबल, नोट पेबल। ठीक है, तो बाकी सारा काम वही करते रहेंगे आप। अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री, अकाउंट पेबल, नोट पेबल। जो अमाउंट्स वहाँ पे थी, अकाउंट रिसीवेबल प्लस हुआ माइनस हुआ था। अकाउंट रिसीवेबल प्लस हुआ था 5,000, इन्वेंट्री माइनस हुआ था 10,000 से, और अकाउंट पेबल 15,000 ऐड हुआ है, और नोट पेबल 10,000 माइनस हुआ है। तो हम लिखेंगे प्लस 5,000 माइनस 10,000, 15,000 ऐड हुआ था और 10,000 लेस हुआ। तो ये कितना बना, 20 और ये 30 ही बन गया। सो आपका ये बेसिकली प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस है। तो इन सब के करने से आपके पास कैश प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ जाएगा टोटल 30,000, और यही हमारा पहले भी आया था। ठीक, तो उस फॉर्मेट में और इस फॉर्मेट में फ़र्क सिर्फ इतना है कि पूरी इनकम स्टेटमेंट हमने छाप देनी है, रीप्रिंट कर देनी है डायरेक्ट मेथड में। और इनडायरेक्ट मेथड वालों की लॉजिक ये है कि यार सब कुछ तो प्लस माइनस हो के नेट इनकम में उसका फैक्ट आ ही जाता है, तो मुझे पूरी इनकम स्टेटमेंट रीप्रिंट करने की क्या ज़रूरत है, मैं नेट इनकम से काम शुरू करूँ। तो ये दो मेजर डिफरेंसेस हैं। ठीक, बाकी सब कुछ सेम है। सो अब आपका जो दूसरा एलिमेंट था वो क्या था, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का, दूसरी हेडिंग में वो एज इट इज़ रहेगी। उसमें आपके पास क्या था, लैंड, बिल्डिंग
और मशीनरी, 3 हेड्स थे आपके पास, तीनों पॉजिटिव थे। सो वो हम एक दफ़ा फिर देख लेते हैं। सॉरी नेगेटिव थे, 2 नेगेटिव और 1 पॉजिटिव थे। सो 50,000 है जी, 2 माइनस में और 1 प्लस। सो ये आएगा -50,000 माइनस ये माइनस सॉरी प्लस -50,000 प्लस 50,000। तो हमारे पास आया था कैश यूज्ड बाय इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है, और वो था -50,000। ओके जी, तीसरी मेजर हेड था हमारे पास फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का। हमारे पास उसमें था बॉन्ड और इक्विटी, ऐसे था। तो उसमें बिहेवियर क्या है जो हमारा 2 प्लस हो रहे हैं, बल्कि तीनों प्लस हो रहे हैं, 15, 25 और 30, 15, 25 और 30। तो हमारे पास ये आएंगे प्लस प्लस और प्लस, 15, 25 और 30। तो ये आता है हमारे पास कैश प्रोवाइडेड बाय, हमारे पास फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आता है 70,000 प्लस हो गया। तो हम फिर फाइंड आउट करेंगे तो फिर ओवरऑल कैश प्रोवाइडेड वो कितना है, 70,000 मंथली 50,000, 20,000 जमा 30,000, वही 50,000 आ जाएगा हमारे पास। प्लस करेंगे हम बिगिनिंग कैश जो था 5,000, ठीक है, और हमने कहा था ये एक्सपेक्टेड एंडिंग कैश आ जाएगा, ये क्या था 55,000। मतलब ये है कि आपने इसमें से कुछ इन्वेस्ट कर दिया है, कुछ मार्केटेबल सिक्योरिटीज करता है 20,000, तो आपका जो एक्चुअल एंडिंग कैश है वो आ जाएगा 25,000, और यही आपका एंडिंग कैश 25,000। ठीक, तो हमने पिछले में उसको इसको ऊपर रख लिया था, इसको नीचे रख लिया था, डज नॉट मैटर। हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली तो इसी तरह से थी ना कि एक्चुअल एंडिंग कैश तो 25,000 है, तो बाकी 30,000 कहाँ गए, तो जैसे कि हमने कहीं इन्वेस्ट किया होगा वो हम उसको इस तरह से लेते हैं। सो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में जी कोई डिफरेंस का पता चला, बाकी सारा कुछ सेम है, सिवाय इसके कि आपने ये पूरी की पूरी इनकम स्टेटमेंट यहाँ तक रीप्रिंट कर दो, ठीक है। जबकि इनडायरेक्ट मेथड वाले कहते हैं कि यार यहाँ से शुरू करो ना, यहाँ से शुरू करो, ठीक, ये मेजर डिफरेंस। जी कोई क्वेरी यहाँ तक?